संसद की वेबसाइट पर अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन सर्च करेंगे तो वहां पर अभी भी आपको सुषमा स्वराज के नाम की एंट्री मिल जाएगी, जो 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते हैं। मावलंकर नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी कि 54 सांसदों का होना जरूरी है। 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा में अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। इस बार कांग्रेस के 99 सांसद हैं, जो लोकसभा की कुल संख्या का 18% हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसके लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पारित किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए 10% सांसद ही क्यों ज़रूरी हैं, कितना ताकतवर होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, उसकी नियुक्ति के नियम क्या क्या होते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे उनकी सैलरी, भत्ते और अधिकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में। मोदी 1.0 और मोदी 2.0 के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी को मावलंकर नियम के चलते नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया था। हालांकि लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीपी आचार्य के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में 10% का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। एक्ट में लिखा है कि संसद के किसी भी सदन में विपक्ष के नेता का अर्थ है राज्यसभा या लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल का वो नेता जिसे राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष मान्यता देता है। यदि विपक्ष में 2 या अधिक पार्टियों के नंबर एक जैसे हों तो सभापति या अध्यक्ष पार्टी की स्थिति के आधार पर फैसला लेते हैं। उदाहरण के लिए जब 2015 में दिल्ली चुनाव में बीजेपी की केवल 3 सीटें आई थीं तो ये 10% नहीं थीं। बावजूद इसके विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी थी। विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि बीजेपी सबसे ज़्यादा 3 सीट वाली पार्टी है, इसलिए उसे विपक्षी पार्टी माना जाता है। अब सवाल है कि फिर ये 10% सीट वाला नियम आया कहाँ से। तो आपको बता दें कि 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ था। कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई को 16 सीटें मिली थीं। देश के पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे। उन्होंने नियम बनाया था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम संबंधित पार्टी को 10% सीट होनी चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क था कि कोई नियम होना चाहिए, वरना हर पार्टी नेता प्रतिपक्ष का पद मांगने लगेगी। तब से यही नियम चला आ रहा है। मावलंकर का ये नियम किसी गजट या फिर लिखित में नहीं जारी किया गया था। ये नियम लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा, विधानसभा और अन्य निकायों में भी लागू किया जाता है। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था। चौथी लोकसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष राम सुहाग सिंह बनाए गए थे। इसका कारण था कांग्रेस का 2 हिस्सों, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ में टूट जाना। राम सुहाग सिंह कांग्रेस ओ के कोटे से पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि तो फिर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कौन थे। तो आपको बता दें कि पहली मोदी सरकार में कांग्रेस की मांग के बावजूद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नेता प्रतिपक्ष का पद देने से इनकार कर दिया था। 2014 में कांग्रेस की तरफ से लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। 2019 में स्पीकर ओम बिरला ने भी 10% का नियम ही चलाया। सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद दूसरे विपक्षी दलों ने भी अधीर रंजन को समर्थन दिया, लेकिन मोदी सरकार ने कभी भी अधीर रंजन चौधरी को प्रोटोकॉल के तहत नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया। लोकसभा टीवी के प्रसारण में भी सुषमा स्वराज के नाम के आगे लीडर ऑफ अपोजिशन लिखा दिखता था, लेकिन अधीर रंजन के आगे सिर्फ उनकी सीट का नाम लिखा था। अब सवाल ये उठता है कि फिर ईडी, सीवीसी, लोक लेखा समिति में अधीर रंजन चौधरी को क्यों शामिल किया गया। तो आपको बता दें, क्योंकि परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया जाता है और वो उपलब्ध नहीं था। ऐसे में मोदी सरकार ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते उस कमेटी में अधीर रंजन को शामिल किया था। अब अगर हम नेता प्रतिपक्ष की पावर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष सरकार की निगरानी करता है, वो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, साथ ही वो सरकार के कामों को रिव्यू करता है। नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार के लिए ऑप्शन देना होता है,
लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री के होते हैं। नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी होता है। ये कमेटी सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच करती है। ये उन रुपयों के हिसाब की जांच करती है जो संसद के माध्यम से सरकार को खर्च करने के लिए दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण कमेटियों और सिलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं। इनमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि शामिल होते हैं। अगर सरकार सिलेक्शन कमीशन में नेता प्रतिपक्ष को शामिल ना करे तो देश में ईडी, सीबीआई चीफ की नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाली कमेटी में भी नेता प्रतिपक्ष शामिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष का पद हो ही ना? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। पहली, दूसरी, तीसरी, छठी, सातवीं, आठवीं लोकसभा में ये पद खाली था। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस को 415 सीटें पर विजय मिली थी। तब के लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप बताते हैं कि उस समय भाजपा नई पार्टी थी और उसके केवल 2 नेता थे। उस समय एक और नई पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी। वही टीडीपी जिसके साथ मिलकर बीजेपी अभी सरकार बना रही है। उस समय टीडीपी ने पहला चुनाव लड़ा था और 30 सीटें जीतकर वो दूसरे स्थान पर रही थी। तब भी लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने टीडीपी नेता पी उपेंद्र और विपक्ष के नेता का पद देने से इनकार कर दिया था। उस समय लोकसभा स्पीकर दिग्गज कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ थे। कश्यप बताते हैं कि तब जाखड़ के कमरे में टीडीपी के 3 सांसद गए थे और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को लेकर बात की थी। उन्हें यह बताया गया था कि यह संभव नहीं होगा क्योंकि हम हाउस ऑफ कॉमन्स के उदाहरणों पर काम करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के निचले सदन को कहा जाता है। टीडीपी नेताओं को बताया गया था कि देश के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर ने भी 1969 में बहुत छोटे विपक्ष के आधार पर बिना विपक्ष के पद के सदन चलाया था। उसी 10% के नियम के आधार पर आपको ये पद नहीं मिल सकता है। पी उपेंद्र को संसदीय समूह और संसदीय दल का नेता माना गया, लेकिन उन्हें कभी विशेष अधिकार और प्रोटोकॉल नहीं दिए गए। उन्हें कभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नॉमिनेट नहीं किया गया। इसके बाद 1989 में राजीव गांधी पीएम पद से इस्तीफा देकर विपक्ष में बैठ गए थे और वो नेता प्रतिपक्ष बने थे। वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज कहते हैं कि कानून को ना मानते हुए स्पीकर के नियम को बनाने के पीछे सत्ता की मनमानी का ही कारण है। जब कांग्रेस ने 1984 में 415 सीटें जीती थी तो उसने 1977 के कानून को ना मानते हुए पूर्व स्पीकर का नियम चलाया। टीडीपी तब बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया। जब 2014 में कांग्रेस की 44 सीटें आईं, तब कांग्रेस ने बड़ी पार्टी होने के नाते नेता प्रतिपक्ष मांगा, लेकिन बीजेपी ने उसे 1984 का उदाहरण देकर चुप करा दिया। आपको बता दें कि 8 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने मावलंकर के 10% नियम को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी आधार पर पहली मोदी सरकार ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। तत्कालीन चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि मावलंकर का नियम एक वैधानिक प्रावधान नहीं था, बल्कि सदन चलाने के लिए सदन के अध्यक्ष द्वारा विकसित की गई प्रक्रिया थी। कोर्ट ने कहा कि सदन में अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 32 के तहत हम यहाँ राजनीतिक मुद्दों पर फैसला करने के लिए नहीं बैठे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि आप खुद कह रहे हैं ये नोटिफाइड नहीं है, इसका मतलब है कि ये कभी भी नहीं है। क्या स्पीकर के किसी ऐसे आदेश की सत्यता की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? हम इस पर कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। अब कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, लेकिन फैसला राहुल को करना है। तमिलनाडु के विरुधुनगर से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे। मुझे लगता है कि उन्हें लोकसभा में कांग्रेस का नेता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जीते हुए कांग्रेस सांसद भी यही सोचते होंगे। देखते हैं कि कांग्रेस संसदीय दल क्या फैसला करता है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। उनकी मांग को समर्थन देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा है कि राहुल जी ने लीडरशिप की है
वो ही हमारे अभियान का चेहरा है। न केवल कांग्रेस के भीतर से ये आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि गठबंधन के साथी शिवसेना के संजय राउत और बीसीकी के तिरुमावलवन जैसे विपक्षी नेता भी राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनता हुआ देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि लोकसभा में राहुल को ही संसदीय दल की लीडरशिप की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि कभी गांधी परिवार से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा है। राहुल के पिता राजीव गांधी 1989 में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इसके बाद उनकी मां सोनिया गांधी भी 1999 में पूरे 5 साल विपक्ष की नेता रही हैं। अगर राहुल नेता प्रतिपक्ष नहीं स्वीकार करते हैं तो दूसरे नामों पर चर्चा हो सकती है। इसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, केसी वेणुगोपाल और लोकसभा में कांग्रेस के निर्वर्तमान उपनेता गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हैं। इसमें एक पेच ये भी है कि राज्यसभा में पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं। वो दक्षिण से आते हैं। ऐसे में लोकसभा का नेता भी दक्षिण से ही चुना जाए, ये मुश्किल है। वरिष्ठ पत्रकार विजय पाठक कहते हैं कि इस लोकसभा में बोलने वाला नेता प्रतिपक्ष चाहिए, खासतौर पर वो नेता जिसकी हिंदी पर खासी कमांड हो। बीजेपी गठबंधन से सरकार बना रही है, इस कारण इस बार का विपक्ष ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ऐसे में हिंदी बोलने वाला नेता होना चाहिए। पिछली बार अधीर रंजन चौधरी ने प्रयास खूब किया, लेकिन हिंदी में हाथ तंग होने के कारण उनकी बात आसानी से नहीं पहुंच पाती थी। आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष? साथ ही आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।